तो लाइव राम राम सारे ने। लास्ट क्लास में हम जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो क्लास देखें, ताकि आप सीरीज में ही पूरी एनिमल हस्बेंड्री एक बार में ही कर लें। 10-10 मिनट की क्लास रहने वाली है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं रखेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा का क्लास नहीं रखेंगे हम। तो आगे आ जाते हैं जी, भूमि उपयोग, मतलब कि भारत में जो है भूमि किस प्रकार से उपयोग की जाती है। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े 9 वर्गों में उपलब्ध हैं। देश में कुल भूमि का 46.6% भाग शुद्ध बोया जाता है जी। कितने प्रतिशत भाग पर शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध खेती की जाती है, वो है जी 46.6% भाग पर शुद्ध बोया जाता है। 21.67% भाग वनों से आच्छादित है और 5% भाग बंजर भूमि में है और 7.6% भाग परती भूमि और 4.4% भाग पर स्थायी चारागाह है। तो आपको ये याद होने चाहिए, ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कृषि योग्य और कृषि यह भूमि, इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र और प्रति भूमि दोनों को शामिल किया गया है। प्रति भूमि किसे कहते हैं? प्रति भूमि ऐसी भूमि जिसमें 1 से लेकर 5 वर्ष तक कोई फसल न उगाई गई हो। देखिए, ये पूछा जाएगा कि कृषि योग्य भूमि किसे कहा जाता है? शुद्ध बोए जाने वाला क्षेत्र को कृषि भूमि कहा जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है प्रति भूमि किसे कहा जाता है? 1 से लेकर 5 वर्षों तक कोई फसल न उगाई गई हो, उसे प्रति भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि किसे कहा जाता है? एक ऐसी भूमि जो कृषि करने योग्य न हो, दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक कृषि विधियों से भी कृषि योग्य भूमि को बंजर में तब्दील हो सकती है। मतलब जहां पर कृषि न की जा सकती हो, उसी को बंजर भूमि कहा जाता है। भूमि सुधार, स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। तो आपको इतना, मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी ज़्यादा लिख रखी है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ जैसे याद रखना, हटबंदी कानून किसे कहते हैं, मतलब हटबंदी कानून किससे संबंधित था, तो आप इस पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। इसके द्वारा एक व्यक्ति के अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। इसकी हटबंदी कानून का मतलब ये था कि किसी भी एक पर्सन के पास एक नियमित क्षेत्र से ज़्यादा भूमि नहीं रह सकती। अगर उसके पास उससे ज़्यादा भूमि है तो वो गरीबों में बांट दी जाएगी, या जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनको दे दी जाएगी। देश में कृषि भूमि का लगभग 48% केवल 10% किसानों के पास है और अधिकतर किसान भूमिहीन हैं। इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने 1954 में सभी राज्यों को भूमि हटबंदी संबंधी कानून बनाने का निर्देश दिए। इस दिशा को सर्वप्रथम प्रयास जम्मू कश्मीर में किया गया। हटबंदी समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद आता है जी चकबंदी। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उत्तराधिकार कानून के कारण कृषि जोतों का आकार छोटा होता गया। देश के 59% भू जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, जिसे सीमांत जोत कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देश में 59% भू जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, तो जिसे सीमांत जोत कहते हैं। और 1 हेक्टेयर में से छोटे भू जोत वाले किसानों को सीमांत कृषक कहा जाता है। केवल 1.6% भू जोतों का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक है, जिसे बड़ी जोत कहते हैं। 1970-71 से लेकर लगभग 1990-91 के दौरान देश में भू जोतों का औसत आकार 2.28 हेक्टेयर से घटाकर 1.5 हेक्टेयर तक पहुंच गया। अंत किसानों के छोटे छोटे भूखंडों को एकत्रित करके किसी क्षेत्र में पुनः नियोजित करने का उद्देश्य से 1980 के दशक में सभी राज्यों में चकबंदी कानून बनाए गए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस सफलता केवल हरित क्रांति के क्षेत्र में मिली है। वो मिली है जी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मिल पाई। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसे आज तक लागू ही नहीं किया गया। देखो, 2 आपको याद रखने हैं जो भूमि सुधार के लिए लाए गए थे। हटबंदी किसे कहा जाता है और चकबंदी। देखिए, सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हटबंदी किससे संबंधित थी या चकबंदी किससे संबंधित थी, तो ये भूमि सुधार से संबंधित थी, आपको अगर ज़्यादा याद नहीं है तो।
कृषि के प्रकार, मतलब कि कृषि कितने प्रकार की होती है। जीविका जीविकोपार्जन कृषि, इसका मतलब है इसमें न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। उपज का अधिकांश भाग प्रायः किसान अपने स्वयं की पूर्ति के लिए करता है, जिसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस, जैसे कि जीविकोपार्जन कृषि किसे कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि किसे कहा जाता है। यह कृषि आदिम प्राचीन विधि है। किसी विशेष क्षेत्र में जंगलों को काटकर, जलाकर, साफ कर उस पर कृषि की जाती है और कुछ वर्षों बाद उसे छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर कृषि की जाती है, उसे ही स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। ये थोड़ा आपको सुनने में थोड़ी आसान लग रही होगी, जैसे स्थानांतरण जैसे समझ में आ जाता है कि स्थानांतरण एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करना। लेकिन जैसे रोपण बगानी कृषि, यह एक वाणिज्य कृषि है जिसमें एक बड़े भू आकार पर किसी एक फसल की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। प्रमुख फसल चाय, कहवा, रबड़, नारियल, काजू, करेला, गन्ना आदि। इनमें अधिक पूंजी और गहन श्रम की आवश्यकता होती है तथा उन्नत बीजों एवं आधुनिक कृषि संयंत्रों का प्रयोग होता है। नकदी फसल, इसमें फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना होता है। जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट इत्यादि। इसका उपयोग किसान स्वयं नहीं करता या बहुत कम करता है। ऐसी खेती जिसका प्रयोग किसान खुद के लिए नहीं करता, बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए करता है, उसे ही नकदी फसल कहा जाता है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जिसमें एक ही स्थान पर फसल उत्पादन और कृषि पालन का कार्य किया जाता है। जहां पर कृषि और पशुपालन साथ में किया जाए उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग, ऐसी कृषि जिसमें एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों व मटर रोपना। जैसे कि आपने देखा होगा, जब गेहूं बोई जाती है तो जो ड्योढ़ी होती है उसके आसपास कुछ किसान सरसों बो देते हैं, जिसे बाद में उसको कटाई कर ली जाती है, इससे फसलें प्राप्त हो जाती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बेहतर होती है, कीट व रोग प्रबंधन, बेहतर संसाधन उपयोग और किसान की आय में वृद्धि होती है। अंतर फसल या रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? यह फसल बहुफसल प्रणाली है जिसमें एक फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल लगा दी जाती है। इसमें मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की अधिकतम उपयोग होता है। उत्पादन और कृषि आय में वृद्धि होती है। इसमें एक फसल करने से पहले ही दूसरी फसल लगा दी जाती है, इसे अंतर फसल कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। जैविक कृषि किसे कहते हैं? वैसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के स्थान पर जैविक खाद या जैव कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। उसे इसके अवयव जैविक खाद, हरी खाद व वर्मी कंपोज, मिश्रित फसल, जैविक उर्वरक और पशुपालन है। इसलिए जैविक खेती परियोजना 2004 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। 2000 में सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक कृषि हो जाएगा। पहला जैविक कृषि वाला राज्य देश कौन सा है? सॉरी, राज्य कौन सा है? तो ये है जी जलीय कृषि। इसके अंतर्गत जलीय जीवों का पालन, संवर्धन, उत्पादन और उपयोग, मोती, शंख आदि। एक्वापोनिक कृषि, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन के साथ साथ पौधों को भी उगाया जाता है। इसमें पौधों को बिना मिट्टी के पानी में उगाया जाता है तथा पोषक तत्व के लिए मछलियों के अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें जल से भरे टैंक और बंद लूप प्रणाली से पौधे व मछलियों को एक साथ वृद्धि कराया जाता है। एक्वापोनिक में जहाँ पर पौधे और मछलियों को एक साथ कृषि करवाई जाती है। एरोपोनिक कृषि, यह पौधों को उगाने के लिए है, जिसमें पौधों की जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर बूंद से सिंचाई की जाती है। इसमें पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जिससे बाहरी मौसम का प्रभाव बहुत कम होता है। टंक फार्मिंग या डक फार्मिंग, ऐसी कृषि
में किसान मुख्यतः फलों, सब्जियों और फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और उन्हें ट्रक और लॉरियों के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाते हैं। तो अब कृषि की पद्धतियां। वाणिज्य कृषि, यह बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है। इसके अंतर्गत विशेष प्रकार की नकदी फसलों का उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। जिस खेती का उपयोग उत्पादन मुनाफे के लिए किया जाता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि, ड्राई कृषि, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। यह शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के बिना ही कृषि करने की वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक है। इसमें नमी का एकमात्र स्रोत वर्षा का जल होता है, इसलिए इसे वर्षा पोषित कृषि भी कहते हैं। रेन फीड एग्रीकल्चर कहा जाता है। झूम कृषि, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। झूम कृषि किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत में इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। यह एक प्रकार की आदिम कृषि है जिसके अंतर्गत वनों को जलाकर एवं काटकर भूमि को साफ किया जाता है और इसके बाद राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। 2 से 3 वर्षों तक फसलें उगाने के बाद जब भूमि की उर्वर शक्ति खत्म हो जाती है तो किसान नई भूमि पर जाकर खेती करते हैं। स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है इसको। इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। अब आपके सामने है जी कृषि वाले राज्य और उनमें कौन सी कृषि फेमस है स्थानांतरण कृषि के नाम। उत्तर पूर्वी राज्य इनमें की जाती है जी झूम कृषि। ओडिशा में की जाती है जी कामन दावी वीगा या पामाबाड़ी कृषि। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में की जाती है बेवर या दहेरिया कृषि। पश्चिम घाट में की जाती है कुमारिया कृषि। केरल तट पर की जाती है पोनम। छत्तीसगढ़ बस्तर पठार पर की जाती है दीपक कृषि। आंध्र प्रदेश में की जाती है पोंडू या पेड़ा कृषि। दक्षिण भारत नीलगिरी में की जाती है जारा या एरका। राजस्थान में की जाती है बतरा और झारखंड में की जाती है कुरुआ। हिमाचल प्रदेश में की जाती है खिल। ये आगे विदेशी कृषियों के नाम भी लिखे हुए हैं। मैं इसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तो आपको ये नाम सारे याद होने चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें से ये नाम सारे पढ़कर याद कर लेना। झूम कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। कृषि भूमि के स्थानांतरण में से प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भूमि कुछ वर्षों में पुनः उपजाऊ हो जाती है, लेकिन इससे वनों को नुकसान होता है। झूम कृषि को क्षेत्रवार अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में झूम कृषि का नाम अलग अलग है। विशिष्ट कृषि किसे कहा जाता है? ऐसी कृषि जो कुल आय का कम से कम 50% किसी एक ही फसल से उत्पादन प्राप्त करे, जैसे कहवा, रबड़, चाय, गन्ना इत्यादि, इसे विशिष्ट कृषि कहते हैं। रेंचिंग कृषि किसे कहता है? रेंचिंग इस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि प्राकृतिक वनस्पतियों पर मवेशियों जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। भारत में पर्वतीय और पठारीय भागों में यह कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों को चराने को रेचर कहा जाता है। जहाँ पर मतलब पशुओं को चराने वाली कृषि को रेचर कहा जाता है। ट्रंक फार्मिंग पहले पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर फल फूलों को ट्रंकों में लादकर व्यापार के लिए भेजा जाता है। संविदा या अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट कृषि किसे कहा जाता है? जब खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती की जाती है तो उसे ही संविदा या अनुबंध कृषि कहा जाता है। ये आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तब पढ़ लेना। गहन कृषि, जिस देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है परंतु कृषि भूमि की कमी रहती है, वहाँ कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक पूंजी श्रम के प्रयोग द्वारा निश्चित अवधि में फसलों का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। इसे ही गहन कृषि कहते हैं। वहाँ कृषि की भूमि की प्रत्येक इकाई अधिक पूंजी और श्रम के प्रयोग द्वारा निश्चित अवधि के
में फसलों को अधिकतम उत्पादन किया जाता है, जिसे गहन कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत जापान, जर्मनी, क्रोएशिया, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों को रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशकों, सिंचाई, नवीन कृषि तकनीकों के अधिकतम प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। पारिस्थितिकीय कृषि, इसके अंतर्गत मृदा के प्राकृतिक गुणों तथा पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाए बिना कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत मृदा निम्नीकरण और पर्यावरण के निम्नीकरण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के बजाय जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। कंपोजर का, वर्मी कंपोस्ट, गोबर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसे जैविक कृषि भी कहते हैं। सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण राज्य जैविक राज्य है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों की बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये लास्ट आ गया जी, जीरो फार्मिंग किसे कहा जाता है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि भूमि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक गुणों और मृदा पारिस्थितिक तंत्र का ह्रास होता जा रहा है। इस समस्या से बचने के लिए जीरो इनपुट फार्मिंग का पर बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादन अधिक पोषण मान वाले होते हैं। लेकिन जीरो इनपुट फार्मिंग को प्रारंभ करने से पहले ही 3 साल तक जैविक कृषि की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे मृदा धीरे धीरे जीरो फार्मिंग के लिए तैयार हो जाती है। जीरो फार्मिंग उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई जीरो फार्मिंग उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई भी रासायनिक जैविक पदार्थ ना डाले जाएं और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती की जाए, उसे जैविक फार्मिंग कहते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।